हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का K2 में। और मैं हूं आशा त्यागी जो आज आपके लिए लेकर आई हैं क्लास 12th का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है सॉल्यूशंस। वीडियो स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट्स मैं आप लोगों के लिए बता देती हूं कि इस चैनल पर आपको केमिस्ट्री से रिलेटेड 11th एज वेल एज 12th CBSE लेवल से लेकर JEE लेवल तक के क्वेश्चंस और कंटेंट जो है वो आपको इस चैनल पे ज़रूर मिलेगा। सो वीडियो के साथ बने रहिए सो दैट आपको, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ अबाउट दी क्लास 12th चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है सॉल्यूशंस। सो सॉल्यूशन वर्ड को पहले तो हम स्टूडेंट्स डिटेल में समझते हैं कि सॉल्यूशन वर्ड का मतलब क्या है। सो हमने अपनी लोअर मिडिल क्लासेस में ये ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि जब भी हमारे पास एक सॉल्वेंट, यानी कि हमने जब भी किसी वाटर को किसी भी सल्यूट लेटस से हमने सॉल्ट के साथ मिक्स किया है, तो सॉल्ट और वाटर मिक्स होने के बाद एक मिक्सचर बनाते हैं। द फर्स्ट वर्ड दैट इज़ वेरी नोन टू अस इज़ द वर्ड दैट इज़ कॉल्ड एज मिक्सचर। तो ये एक मिक्सचर बनाते हैं। वहीं अगर आप इसको एक दूसरे टाइप के कंटेनर के, यानी एक दूसरे टाइप के मिक्सचर से कंपेयर करते हैं, लेट अस से हमने एक दूसरा इसी तरीके का एक कंटेनर लिया है और इस कंटेनर में आपने पानी के साथ मड यानी कि सैंड यानी कि मिट्टी जो है इसको आपने मिक्स किया है। सो दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज अ मिक्सचर। बट दोनों के बीच में जो डिफरेंस है अब आप उसको ऑब्जर्वेशन के थ्रू जो है वो बता सकते हैं। नाउ व्हेन आई से ऑब्जर्वेशन, प्लीज़ डी अंडरस्टैंड द स्टूडेंट्स, ऑब्जर्वेशन कोई भी ऐसी चीज़ होती है किसी भी एक्सपेरिमेंट में, इररिस्पेक्टिव इट इज़ अ केमिस्ट्री एक्सपेरिमेंट और इट इज़ अ फिजिक्स एक्सपेरिमेंट, जो भी चीज़ आप देखते हैं उसे कहा जाता है ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ पर क्या है कि इस कंटेनर में लेट अस नेम इट एज A एंड दिस एज B। जो कंटेनर नंबर A है इसके अंदर आपको विद द कोर्स ऑफ टाइम मिट्टी यानी कि मड जो है वो आपको नीचे एक्यूमुलेट होता हुआ दिखाई ज़रूर दे जाएगा। बट इफ़ यू टॉक अबाउट द मिक्सचर नंबर B दैट इज़ कंटेनर नंबर B, वहाँ पर आपको एक ट्रांसपेरेंट सोल्यूशन जो कि बिल्कुल किसकी तरह है, वाटर के जैसा दिखाई देता है, वही आपको विद द ड्यूरेशन ऑफ टाइम नज़र आएगा। नाउ द डिफरेंस बिटवीन बोथ दीज ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन इज दैट in the container number A mud is visible to us, but in the container number B the salt that we have added is not visible to us. So इस टाइप के मिक्सचर को डिफाइन किया जाता है homogeneous. That means the chemical name for this type of a mixture is called as a homogeneous mixture, and this is defined to be as a heterogeneous mixture. यानी हम सिंपल लैंग्वेज में थोड़ा सा इसको अपने टर्म्स की तरफ प्रोसीड करते हुए ये कह सकते हैं कि हमेशा मिक्सचर में एक तो आपका सल्यूट होता है एंड द अदर इज़ दी सॉल्वेंट, और सल्यूट जो है वो हमारे होमोजीनियस में विजिबल नहीं है, वेयर एज इन दी हेट्रोजीनियस इट इज़ क्वाइटली विजिबल टू अस एविडेंटली। ठीक है, अब इसी चीज़ को हम ज़रा रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपने इस पर्टिकुलर डायग्राम से। इसमें क्या है कि यहाँ पर आपको एक इमेजेस दिखाई दे रही होंगी, जिस इमेज के अंदर आपको मैंने एक मिक्सचर मेंशन किया है हेट्रोजीनियस का, जिसमें आपने क्या किया है, मिल्क और शुगर को मिक्स कर दिया है। बट इसमें एक चीज़ क्लियरली मेंशन की गई है और वो क्या है, दैट देयर आर लम्प्स, यानी शुगर को अच्छे से मिक्स अप नहीं किया गया है इन दिस पर्टिकुलर कप ऑफ टी। Whereas if you look above, so we have 3 ingredients. Now when I say 3 ingredients, so ये 3 ingredients जो हैं वो आपके इसमें मिक्स किए गए हैं। अब इस वाले पर्टिकुलर कप ऑफ टी के अंदर आपको यूनिफॉर्मिटी दिखाई दे रही होगी। Now we come up to the word called as uniformity. यूनिफॉर्मिटी का मतलब है कि ये पर्टिकुलर कंटेनर, ये पर्टिकुलर कप ऑफ टी इज सिमिलर, इज आइडेंटिकल फ्रॉम ऑल द डायरेक्शंस दैट आर विजिबल टू अस। जबकि इधर क्या है, कुछ पोर्शन में वाइट लम्प्स दिखाई देंगे, कुछ पोर्शन में ब्राउन टी हमें नज़र आएगी। सो मूविंग अप टू द डेफिनेशन, मूविंग अप टू द साइंटिफिक टर्म्स involving how to define a solution, we have a very important word, and that word is students called as
होमोजीनियस मिक्सचर। सो सॉल्यूशन या कोई भी मिक्सचर एक या एक से ज़्यादा कंपोनेंट से मिलकर बनता है, लेकिन सॉल्यूशन से वो अलग इसीलिए होता है क्योंकि उसके अंदर वो कंपोनेंट जो हैं वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट, वो इवनली मिक्स आउट हो जाते हैं। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड द वर्ड एंड यू नीड टू मेंशन द वर्ड यूनिफॉर्म व्हेनेवर यू डिफाइन अ सॉल्यूशन। सो इट इज़ अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 or more components. Now whenever we say components, so generally we have only 2 components. Component number 1 is the solute and the component number 2 is defined as a solvent. So let's move forward towards the components. So we have already mentioned that we have 2 components. One is the solute, the other is the solvent. And moving in detail the definition of solute as well as solvent. Solute जो है वो हमारे पास वो component है जो हम लेस अमाउंट में एड ऑन करते हैं, एंड द सॉल्वेंट इज जनरली इन द लार्जर अमाउंट और वी कैन कॉल इट एज इन मोर अमाउंट। जैसे कि हमने पीछे ही जो एग्जांपल्स पढ़े हैं, जब हमने टी के बारे में बात किया है तो वहाँ पर हमने वाटर या फिर हमने मिल्क ज़्यादा अमाउंट में डाला होगा, दैट कम्स आउट टू बी द सॉल्वेंट, एंड शुगर या टी लीव्स जो हमने ऐड किए हैं दोज आर काउंटेड आउट टू बी द सॉल्यूट। सो एक जनरल डेफिनेशन या एक जनरल एक्सप्लेनेशन के लिए हम यही बोलते हैं कि सॉल्यूट जो है वो हमेशा कम मात्रा में होता है, वो कम अमाउंट में होता है, और सॉल्वेंट जो है दैट इज़ ऑलवेज इन अ लार्जर अमाउंट। सो दीज आर द 2 components ऑफ सोल्यूशन। एंड वन मोर थिंग, एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें ये 2 कंपोनेंट्स होते हैं उसको हम डिफाइन करते हैं एक बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी मीन्स वेयर यू हैव 2 components, one solute, the other solvent. Now depending upon the solute as well as the solvent, we have various kinds of solutions. So let's move towards the next topic, towards the next lecture, or towards the next topic of the lecture today, and that is about the types of solution. So we have 3 different types of solution. One is called as the solid solution, the other is the liquid solution, and the third, students, is the gaseous solution. So taking in all together various types of solution, we will discuss all the different categories of solution. So firstly we will talk about the solid solution. We will just go step by step, moving up into the different states. So first we have the solid solution. So we will be discussing about what is a solid solution and what are the various examples of it. Just remember one thing student, एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखिएगा कि किसी भी solution को हम, जैसे हमने इसको solid डिफाइन किया है, liquid डिफाइन किया है, गैस डिफाइन किया है, ये किस बेसिस पर किया है। So हमेशा हमारा जो भी कोई solvent का physical state रहता है, जो भी solvent का physical state रहता है, लेट अस राइट इट ओवर हियर ओनली, जहाँ हम ये डिस्कशन कर रहे थे, हमेशा सॉल्वेंट जो है वो हमारा क्या है, लार्जर अमाउंट में है, मोर अमाउंट में है। तो यही हमारे सॉल्यूशन के स्टेट को प्री डिटरमाइन भी करेगा। सॉल्यूशन स्टेट इज डिटरमाइंड, यानी सॉल्वेंट की जो भी कोई स्टेट रही होगी वही हमारे सॉल्यूशन की भी स्टेट होती है। जैसे कि हमने अभी एग्जाम्पल डिस्कस किया था जिसमें हमने वाटर के साथ शुगर को ऐड ऑन किया था, where sugar was the solute and water was the solvent. तो हमारे पास जो सोल्यूशन बन के आ रहा था that was also in the liquid state, क्योंकि solvent की जो state है that was liquid. So अब उसी टाइप के एग्जाम्पल्स हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहला हम लेते हैं सॉलिड सोल्यूशन की कैटेगरी स्टूडेंट्स। सो सॉलिड सोल्यूशन में बहुत ही सिंपल है। सबसे पहला तो हमारे पास हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे पास एक सल्यूट है, हमारे पास एक सॉल्वेंट है, दोनों को मिक्स करके एक सॉल्यूशन जो है वो हम प्रिपेयर कर रहे हैं। एंड व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट अ सॉलिड सॉल्यूशन दैट मीन्स इस सॉल्यूशन की जो स्टेट है दैट इज ऑल्सो काउंटेड टू बी सॉलिड। ठीक है, अब हम एक एग्जाम्पल बहुत ही सिंपल, बहुत ही बेसिक सा लेते हैं जो कि हमारा है ऑर्नामेंटल गोल्ड। नाउ व्हेनेवर आई से ऑर्नामेंटल गोल्ड, इट इज़ एक्चुअली अ वेरी बेसिक और आई वुड से हमारे डेली लाइफ में ये एक ऐसा कंपोनेंट है या एक ऐसा
एग्जाम्पल है जो बहुत देखने को मिलता है. So what is actually in this example, or what is the story of ornamental gold writing under the category of solid solution is that हमेशा हम जो गोल्ड यूज़ करते हैं, जो हम ऑर्नामेंट्स प्रिपेयर करते हैं, जो हम ऑर्नामेंट्स यूज़ करते हैं स्टूडेंट्स, वो हमेशा प्योर गोल्ड जो है वो नहीं होता है. Why? Because if you are talking about pure gold metal, this is a very soft metal. And if we are going to prepare jewelry, if we are going to prepare ornaments of this particular metal, so इसकी durability यानी इसका लाइफ स्पैन, इस हमारे इस्तेमाल करते करते इसमें बहुत सारे एरर्स यानी कि बहुत सारे वेयर एंड टेयर इसके अंदर होने के चांसेस ज़रूर होते हैं. यानी कि जल्दी से टूट जाएगा, ख़राब हो जाएगा, आप इसको हैंडली नहीं कर पाएंगे आसानी से. दैट इज़ वाई what we do, or what is actually a remedy for this particular thing, is that you mix gold with some amount of copper. That means copper being a metal and gold also being a metal are mixed homogeneously, and they are made, or they are mixed to prepare a homogeneous mixture, or we can call them that they are mixed to prepare a solution. And that solution is basically the ornamental gold that we use in our daily lives, or basically it is an example of the jewelry that we make and we consume, or we wear, or we can say that जो भी ज्वेलरी बनाई जाती है वो सारी की सारी इसी ऑर्नामेंटल गोल्ड के थ्रू बनाई जाती है. Definitely there are the purest form of golds also, but this is advisable and this is, I would say, economical. ठीक है. अब दूसरा एग्जाम्पल जो हम डिस्कस कर सकते हैं यहाँ पे, दैट इज द लिक्विड सोल्यूशन, द एग्जाम्पल्स ऑफ लिक्विड solutions. And that is very simple, where you have various types of solutions of the liquid. Why I am saying this? Because the first one we have already discussed, where you are mixing sugar along with any type of solvent, water, and you are preparing a sugar solution. Okay, so this sugar solution is again where you have sugar present in the solid state and you have water that is present in the liquid state, and the solution that is prepared is also in the liquid state. Why? Because the water is the solvent over here and that is in the maximum number of amount, that is why it will predominate the physical state of the solution. This is the first example under the category of liquid solution. The next example, again very simple. You must have seen that in your laboratories or in any chemical, if you have seen or if you have observed, हमेशा दो टाइप के solutions होते हैं स्टूडेंट्स एसिड्स के. एक तो होता है हमारा डाइल्यूट और एक होता है हमारा कॉन्सेंट्रेटेड. तो उसके लिए हम कैसे करते हैं कि हमने एक एसिड लिया है कम अमाउंट में और उसको भी वाटर के साथ मिक्स किया है. Now acid is present in the liquid state and water is definitely a liquid state itself. यहाँ से हमें क्या मिल रहा है? We are getting a acidic solution. Basically अगर हम extra information की तरफ थोड़ा सा जाते हैं तो ये basically हम क्या कर रहे हैं? This is a process which is called as dilution of acid. ये प्रोसेस कौन सा है? ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम एसिड को डाइल्यूट कर रहे हैं. हमारे पास जो एसिड है वो भी लिक्विड स्टेट का ही होगा. फॉर लेटर से हमने कुछ ml ऑफ HCl लिया है और उसको हमने वाटर के साथ मिक्स कर दिया है. तो जो सोल्यूशन मिलेगा वो भी हमें एसिडिक ही मिलेगा. एसिडिक सोल्यूशन हमें प्रिपेयर होकर आएगा. द ओनली थिंग इज़ दैट उस एसिड की स्ट्रेंथ जो है वो क्या हो जाएगी? थोड़ी सी कम हो जाएगी. लेकिन हम पढ़ रहे हैं अंडर द कैटेगरी ऑफ लिक्विड सोल्यूशन. सो एग्जाम्पल किस चीज़ का हो जाएगा? लिक्विड सल्यूट डिजॉल्व इन अ लिक्विड सॉल्वेंट. वेरी सिंपल एंड वेरी इजी. नाउ द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज वेरी इंपॉर्टेंट. अब हम क्या कर रहे हैं? हम एक गैस को मिक्स करेंगे किसी भी एक लिक्विड सॉल्वेंट के साथ. ठीक है, सिंपल है. सिंपल इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि हमारे डेली लाइफ में आसपास आपको ज़रूर दिखाई देता है ये टाइप का सोल्यूशन, बट शायद हम कभी ध्यान नहीं देते हैं इस बात पर.
जितनी भी एक्वेटिक लाइफ है स्टूडेंट्स, अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट ओवर हियर, वो सारी की सारी सर्वाइव किस रीज़न की वजह से करती है? क्योंकि उस वाटर के अंदर डिजॉल्व होती है ऑक्सीजन, एंड उस ऑक्सीजन को एक्सट्रैक्ट करना या उस ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करना फ्रॉम द वाटर इज द वर्क ऑफ द एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स। बट यहाँ पे हमें क्या समझना है कि ऑक्सीजन जो है वो हमारी इसेंशियल गैस है जो कि किस में मिक्सड है? दैट इज मिक्सड इन दी वाटर। वाटर अगेन बीइंग अ वेरी गुड सॉल्वेंट। और यहाँ से हमें क्या मिलेगा? दिस इज बेसिकली डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन, हम जिसको कहते हैं वो हमें मिल जाएगी, ठीक है। या हम ब्रैकेट में क्या लिख सकते हैं? जितने भी ओशन, सी, रिवर, ये जितने भी वाटर बॉडीज़ हैं, इन सभी के अंदर हमें इसी टाइप की डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन मिलती है। डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन मीनिंग ऑक्सीजन डिजॉल्व्ड इन वाटर विच इज़ एक्चुअली यूज्ड और कंज्यूम्ड बाय द वेरियस वेराइटीज़ ऑफ ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। इसमें मैं एक और एग्जाम्पल मेंशन करना चाहूँगी स्टूडेंट्स, विच इज़ अ वेरी सिंपल एंड एन ईजी वन। आई विल मूव इट टू द नेक्स्ट स्लाइड, जिसमें आप एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट गैस मिक्स कर रहे हैं जो हमारे लिए, या कहूँ कि मोस्ट ऑफ द परसेंटेज ऑफ ह्यूमन बींग्स, या मैं कहूँ मोस्ट ऑफ द पीपल लिविंग ऑन अर्थ, वो उसको कंज्यूम ज़रूर करते हैं, एंड दैट इज़ सभी का फेवरेट, सभी का चहीता, एंड दैट इज़ दी एडिटरी ड्रिंक्स। एडिटरी ड्रिंक्स यानी कि कोल्ड ड्रिंक। कोल्ड ड्रिंक ऐसी चीज़ है जो हर घर में एटलीस्ट कोई ना कोई एक इंसान ज़रूर कंज्यूम करता ही है। यस और नो? फैंटा हो गया, कोक हो गया है, स्प्राइट हो गया है, लिम्का हो गया है, सभी जो हैं क्या हैं? कोल्ड ड्रिंक्स की कैटेगरीज हैं। अब इन सभी को हम एडिटेड ड्रिंक्स भी बोलते हैं। अगर आपने कभी भी नाम सुना है या देखा है तो आपकी कैंस वगैरह पर ये लिखा हुआ होता है एडिटेड ड्रिंक्स। अब इन एडिटेड ड्रिंक्स वर्ड का मतलब क्या है कि इनमें कोई ना कोई गैस डिजॉल्व है। अब हमारे पास जो कोल्ड ड्रिंक है वो भी बहुत इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है, और उसके अंदर क्या है? आपने एक गैस लिया है कार्बन डाइऑक्साइड, और उस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को आपने वाटर जैसे सॉल्वेंट के साथ मिक्स करके एक सॉल्यूशन प्रिपेयर कर दिया है, और वो सॉल्यूशन सबसे ज़्यादा कंज्यूम होने वाला ड्रिंक है इंडिया का, ठीक है। तो अब कार्बन डाइऑक्साइड बीइंग अ गैस एंड वाटर बीइंग अ लिक्विड, फर्दर अगर हम कहें तो दिस इज द सल्यूट एंड दिस इज द सॉल्वेंट। क्योंकि लिक्विड सॉल्वेंट है, इसीलिए जो सॉल्यूशन है उसकी भी स्टेट क्या है? लिक्विड ही है। गॉट इट स्टूडेंट्स? तो ये हमारे पास कुछ एग्जाम्पल है हमारे लिक्विड सॉल्यूशन के, ठीक है। अब चलते हैं हम तीसरे की तरफ, विच इज दी गैसियस सॉल्यूशन। यानी जहाँ पे हमारा सॉल्वेंट जो है वो क्या रहा होगा? कोई ना कोई गैस है। इसमें फिर से मैं सबसे बेसिक एग्जाम्पल से चलती हूँ, बहुत ही इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है, वो है हमारा एयर। एयर मीन्स जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, जो हमारे चारों तरफ है, दैट इज़ अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ अ गैसियस सॉल्यूशन। ऐसा मैंने क्यों कहा है? क्योंकि एयर जो है स्टूडेंट्स वो अकेला नहीं है। अकेला इन द सेंस इट इज़ एक्चुअली कॉल्ड टू बी अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, ठीक है। अब जब हम मिक्सचर ऑफ गैसेस की बात करते हैं तो दो गैसेस तो हमें फटाफट से दिमाग में आ जाती हैं, और वो गैसेस क्या हैं हमारी? वन इज़ द ऑक्सीजन, द अदर इज़ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। प्लस बहुत सारी हमारी अदर गैसेस भी होंगी, जैसे कि हमारी नाइट्रोजन गैस होगी, हाइड्रोजन गैस होगी, बट मेजरली अगर मैं बात करूँ इंपॉर्टेंट वंस को अगर मैं कंसिडर करूँ तो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड और हमारे पास ऑक्सीजन, दे आर डेफिनेटली प्रेजेंट इन दी एटमॉस्फेयर। अब दोनों ही क्या हैं? दोनों ही हमारे पास गैसेस हैं। दिस इज ऑल्सो अ गैस एंड दिस इज ऑल्सो अ गैस, बट प्रीडोमिनेंटली हमें पता है दोनों में से एक का अमाउंट ज़्यादा रहा है।
तो उसको हम सल्यूट कैटेगराइज कर सकते हैं और दूसरे को सॉल्वेंट। बट किसी को भी करें हम, हार्डली मैटर्स बिकॉज बोथ आर प्रेजेंट इन दी सल्यूट, दैट मीन्स इन दी गैसियस स्टेट। सो दे विल गिव यू अ एग्जाम्पल ऑफ गैसियस सल्यूशन। तो हमने यहाँ पे क्या किया है, एक गैस को हमने किसी दूसरी गैस के साथ मिक्स कर दिया है। तो दिस कैटेगराइज और दिस गिव्स अस द एग्जाम्पल ऑफ अ गैसियस सल्यूशन। ठीक है, तो ये कुछ हमारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिसमें हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन को समझ सकते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्यूशन को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। आई होप अभी तक आप लोगों को कोई क्वेरी या डाउट नहीं रहा होगा। अगर कुछ भी रहता है स्टूडेंट्स तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में उनको मेंशन ज़रूर करते चलिएगा। तो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ अबाउट दी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो आपके स्क्रीन के ऊपर आप सभी को 4 टेस्ट ट्यूब्स दिख रही होंगी। लेट अस नेम देम एज A, B, C as well as D. So A से B तक D से जाते हुए समय स्टूडेंट्स आप सभी देख पा रहे होंगे कि जो कलर है इन टेस्ट ट्यूब्स का, यानी जो कलर है वो क्या है, आपका फेड होता जा रहा है। लेट अस से कि हमने जो टेस्ट ट्यूब्स के अंदर ये जो सोल्यूशन बनाया है, क्योंकि होमोजीनियस है, यूनिफॉर्म है, हर तरफ से आपको रेड ही दिख रहा है, चाहे लाइट दिख रहा है बट दिख तो रेड ही रहा है। तो ये जो सोल्यूशन हमने बनाया, लेट अस से हमने इंक को, रेड कलर की इंक को पानी के साथ मिक्स करके बनाया है। स्पेसिफिकली वी आर मेंशनिंग रेड इंक। तो ऑब्वियसली ये वाले को देख के काफ़ी क्लियरली दिख सकता है कि रेड इंक का अमाउंट सबसे ज़्यादा है। अमाउंट क्या, अमाउंट, तो मैं ये कह सकती हूँ यहाँ पे अमाउंट क्या है, मेरे पास मैक्सिमम है। फिर यहाँ पे ए के कंपैरेटिवली कम है, फिर और कम है, और डी के अंदर क्या है, अमाउंट जो है दैट इज मिनिमम, लीस्ट। किसका, रेड इंक का। और रेड इंक और वाटर में सल्यूट जो रहा होगा ऑब्वियसली क्या रहा होगा, हमारा रेड इंक रहा होगा। तो हमें इस पर्टिकुलर इमेज से ये समझ आता है कि ए से लेके डी तक हम क्या करते जा रहे हैं, सल्यूट का अमाउंट जो है वो प्रोग्रेसिवली हम कम करते जा रहे हैं। किसका अमाउंट, सल्यूट का अमाउंट। बट ये तो मैंने ऐसे ही बोल दिया, ऐसे ही बोल दिया मतलब ये मैंने ऑब्जर्व करके बोला, दिस इज माई ऑब्जर्वेशन, दिस इज नॉट द एग्जैक्ट वैल्यू। कितना परसेंट कम किया है, 5% कम किया है, 10% कम किया है, इनिशियल से कितना है, ये सब चीज़ें जो हैं, ये सब इन्फॉर्मेशन जो है वो क्लियरली इसमें दिख नहीं रही है। उन्हीं को जानने के लिए, किसको, उन टर्म्स को, टर्म्स यानी उन अमाउंट ऑफ सल्यूट को जानने के लिए हमें ज़रूरत होती है हमारे कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स की। यानी एक सल्यूट को प्रिपेयर करने के लिए आपने कितना अमाउंट ऑफ सल्यूट ऐड किया है, दैट इज कॉल्ड एज दी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। यानी कॉन्सेंट्रेशन इज एक्चुअली डिफाइनिंग अस द अमाउंट ऑफ सल्यूट दैट इज प्रेजेंट टू प्रिपेयर अ सल्यूशन। तो ये क्या है, दिस इज डिफाइनिंग अस दी, डिफाइंस द अमाउंट ऑफ सल्यूशन। एक सल्यूशन को प्रिपेयर करने के लिए कितना सल्यूट आपने मिक्स किया है वो हमें पता चल रहा है कॉन्सेंट्रेशन से। ठीक है, अब इस कॉन्सेंट्रेशन को डिटरमाइन करने के लिए हमारे पास बहुत सारी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स हैं। क्या है, बहुत सारी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स हैं। उन कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स में को हम अगर कैटेगराइज करते हैं तो हमारे पास वो है 4 तरीके की। The first one is called as the mass percentage. Then we have a very simple and a very important, which we have already discussed in lower classes, that is molarity. फिर आते हैं हमारे पास मोल फ्रैक्शन, then we have molality, and the last but not the least is the very important concentration term called as parts per million. तो ये हमारे पास कुछ 5 सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स है। एक और है हमारे पास, स्टार मार्क करके आप उसको नीचे लिख सकते हैं, विच इज नॉर्मैलिटी। ठीक है, दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट।
तो अब हम इनको डिटेल में वन बाय वन सभी को डिस्कस करेंगे, इन सबके फॉर्मूलाज देखेंगे, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखेंगे। सो द फर्स्ट वन दैट इज प्रेजेंट, दैट इज द मास परसेंटेज। नाम से ही समझ आ रहा है मास का परसेंटेज। तो एक सोल्यूशन को बनाने के लिए आपने कुछ सल्यूट लिया होगा, कुछ सॉल्वेंट लिया होगा, वो सल्यूट और सॉल्वेंट का क्या रेशियो है, वो सल्यूट और सॉल्वेंट क्या परसेंटेज को शेयर करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज मास परसेंटेज। अब परसेंटेज वर्ड तो हमें पता है ना, परसेंटेज मैक्सिमम कितना होता है, 100% होता है। फॉर एग्जाम्पल कोई भी मार्क्स है या कोई भी चीज़ है, उसको हम परसेंट में अगर एक्सप्रेस कर रहे हैं तो उसका टोटल हमेशा 100 में से होता है, ठीक है। अब हमारे पास जो भी कंटेनर है या जो भी कोई सोल्यूशन है, उसके दो हिस्से हैं। पहले हिस्से में हमारे पास है सल्यूट, दूसरे हिस्से में है हमारे पास सॉल्वेंट। बट परसेंटेज अगर डिस्क्राइब करें तो टोटल कितना बना रहे होंगे, 100% हमेशा बना रहे होंगे। तो अगर अब आपको सल्यूट का परसेंटेज बताना है तो आपको क्या करना है, जिस भी कंपोनेंट का सल्यूट का अगर आपको बताना है तो आप सल्यूट का मास लेंगे, अपॉन में आप क्या कर देंगे, टोटल कर देंगे। टोटल क्या, टोटल मास। और किसका है टोटल मास हमारे, वो है हमारे सॉल्यूशन का। तो अगर आप डेफिनेशन को देखते हैं, लेट अस फॉरगेट दिस, सो वी हैव टू डिफरेंट कंपोनेंट्स। फर्स्ट कंपोनेंट इज द सॉल्यूट, द अदर कंपोनेंट इज स्टूडेंट्स सॉल्वेंट। तो हमें क्या करना है, मास ऑफ द कंपोनेंट लेना है न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में हमें लेना है टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन, जो कि ऑब्वियसली इन दोनों को ऐड करके ही हमें मिलेगा। और क्योंकि परसेंटेज है तो एक 100 का फैक्टर हमेशा आपके मल्टीप्लिकेशन में बना रहेगा। सो वी कैन इजीली कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ एनी कंपोनेंट, either it is solute or it is the solvent. I hope it is clear to you. Now let's move towards the next concentration term, which is actually the volume percentage. अब यहाँ पे क्या किया है हमने, अभी हमने खुद ही देखा है कि हमारे पास सॉलिड सॉल्यूशंस भी हैं, हमारे पास लिक्विड सॉल्यूशंस भी हैं। लिक्विड सॉल्यूशन का मतलब है जब आपने वाटर को एसिड के साथ मिक्स किया है, तो ये भी आपका लिक्विड है, ये भी आपका लिक्विड है, ये भी कुछ ml में लिया होगा, ये भी आपने कुछ ml में लिया होगा। तो इन टाइप के सॉल्यूशंस की कॉन्सेंट्रेशन निकालने के लिए आपको किसकी ज़रूरत है, आपको ज़रूरत है वॉल्यूम परसेंटेज की। तो जो पार्ट आपने कंपोनेंट का लिया है अपॉन टोटल मल्टीप्लाई बाय 100। सो वॉल्यूम ऑफ द कंपोनेंट अपॉन टोटल वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय 100, दिस विल गिव अस दी वॉल्यूम परसेंटेज। और इसको हम कैसे प्रिडिक्ट करेंगे, इसे हम लिखते हैं V by V, representing that the component is also in the liquid state and the solution that is prepared to us is also in the liquid state. The next concentration term that we have is parts per million. Now this concentration term is very interesting. Why? Because ये हमेशा हम उन टाइप के solutions के लिए यूज़ किए करते हैं जिनमें सल्यूट जो है वो बहुत ही कम है। So it is written clearly on the board itself that it expresses the concentration, means it will define you the amount of solute whenever it is present in trace quantities. Now what does this trace quantities refers to? It refers to very less, यानी अगर बहुत ही कम, फॉर एग्जाम्पल एक स्विमिंग पूल के अंदर आपने कुछ टेबल स्पून ऑफ शुगर, अपने शुगर या सॉल्ट ऐड कर दिया है, तो इतने बड़े अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट के अंदर अगर आपको सल्यूट निकालने के लिए कहेंगे, सो इट इज़ हाउ मच, इट इज़ वेरी वेरी लेस। उस टाइप के सॉल्यूशंस की कॉन्सेंट्रेशन निकालने के लिए हम यूज़ करते हैं अपने पार्ट्स पर मिलियन जैसे कॉन्सेंट्रेशन टर्म को। करना कुछ नहीं है, मिलियन पार्ट बताने हैं 1 मिलियन में। सो मिलियन आ गया है यहाँ पे, इसीलिए वी विल हैव अ फैक्टर ऑफ 10 raised to the power 6। वहाँ हम क्या कर रहे थे, हम इससे पहले वाले में हम परसेंटेज निकाल रहे थे, यानी परसेंट में पार्ट बता रहे थे अपने सल्यूट का या सॉल्वेंट का। अब हम क्या कर रहे हैं, हम 1 मिलियन, यानी ये रहा हमारा सल्यूट का हिस्सा एंड ये रहा हमारा सॉल्वेंट का हिस्सा, दोनों मिलके बना रहे हैं सॉल्यूशन। टोटल तो हमेशा इसी तरीके से डिफाइन होगा, बट अब आपको बताना है कि 10 raised to the power 6 में 1 मिलियन में इनका कितना कंट्रीब्यूशन रहा होगा। तो अब क्या करना होगा, अब आपको 10 raised to the power 6 के फैक्टर से स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई कर देना होगा।
बस इतना ही डिफरेंस है। तो हमारे पास नंबर ऑफ पार्ट्स आएंगे कंपोनेंट के। कंपोनेंट कुछ भी हो सकता है, कंपोनेंट हो सकता है सल्यूट या कंपोनेंट हमारा हो सकता है सॉल्वेंट इन दी सॉल्यूशन अपॉन द टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ द कंपोनेंट्स, यानी सल्यूट और सॉल्वेंट दोनों के सम कर दिया है, और मल्टीप्लाई किससे कर देना है 10⁻⁶, जो कि क्या है 1 मिलियन में उसका कॉन्ट्रीब्यूशन डिफाइन करेगा। नेक्स्ट कॉन्सेंट्रेशन टर्म जो है दैट इज दी मोल फ्रैक्शन। वेरी सिंपल, वेरी इजी। आपके पास शुरू से ही हम जो बात को डिस्कस करते हुए आ रहे हैं, आपके सोल्यूशन के 2 हिस्से हैं आपके पास। एक हिस्से में आप सल्यूट को लिए हुए हैं और दूसरे हिस्से में आपके पास है सॉल्वेंट, ठीक है। तो टोटल जो है वो हमेशा हमारा डिनोमिनेटर है। टोटल अब हम क्या निकाल रहे हैं, अब हम निकाल रहे हैं मोल फ्रैक्शन, यानी मोल्स का हिस्सा टोटल में। तो डिनोमिनेटर क्या बन जाएगा, टोटल मोल्स ऑफ हमारे सॉल्यूशन के, ठीक है। अब जिसका भी आपको फ्रैक्शन निकालना है उस कंपोनेंट के न्यूमरेटर में रख दीजिए आप अपने मोल्स, यानी यहाँ आ जाएंगे मोल्स ऑफ सल्यूट या फिर मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा मोल फ्रैक्शन। हुआ क्लियर? तो जिस तरीके से अगर आप लोगों को याद है, हम छोटी क्लासेस में शेडेड फ्रैक्शन वगैरह सब चीज़ें कैलकुलेट करने के लिए बोलते थे, तो उसमें हमेशा डिनोमिनेटर में क्या होता है, टोटल चीज़ होती है। तो आप जितनी भी कॉन्सेंट्रेशन टर्म स्टूडेंट्स यहाँ पे देखते जा रहे होगे, आपका हमेशा टोटल जो रहेगा वो सोल्यूशन के रिस्पेक्टिव में ही रहेगा, क्योंकि आप अमाउंट बता रहे हैं टोटल सोल्यूशन के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट कॉन्सेंट्रेशन टर्म पे आ जाइए, विच इज मोलैरिटी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी मतलब इसको तो हम बहुत बार पढ़ चुके हैं और बहुत बार आगे भी पढ़ना पड़ेगा। मोलैरिटी क्या कहती है, मोलैरिटी फर्स्टली इट इज डिनोटेड बाय अ कैपिटल M and it will define you the number of moles of solute that are present in per liter of a solution. And moles का क्या होता है हमारे पास फॉर्मूला, moles is defined as mass of solute upon the molar mass of solute, ठीक है। इससे हम डिफाइन करते हैं अपने मोल्स ऑफ सल्यूट को। अपॉन में हमारे पास वॉल्यूम चलेगी, वॉल्यूम दैट शुड ऑलवेज बी इन लीटर्स, लीटर्स में नहीं है तो आपको उसे कन्वर्ट करना पड़ेगा बाय डिवाइडिंग इट बाय 1000। सेकेंड थिंग वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज द यूनिट, इट हैज़ अ यूनिट ऑफ मोल पर लीटर विच इज ऑल्सो रिटन एज कैपिटल M एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड टू बी एज मोलर, ठीक है। अब ये हमारे पास एक ऐसी कॉन्सेंट्रेशन टर्म है मोलैरिटी, जो कि क्या है, टेम्परेचर डिपेंडेंट है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पढ़ा हुआ है ये सब हमने लोअर क्लासेस में, बट हम फिर भी इसे भूल जाते हैं। टेम्परेचर पे क्यों डिपेंड करती है, क्योंकि ये एक ऐसी टर्म है जो किस पे डिपेंडेंट है, वॉल्यूम पर डिपेंडेंट है, एंड वॉल्यूम चेंजेस विद टेम्परेचर। ये हमने क्यों कहा है, क्योंकि ऑब्वियसली अगर आपने कंटेनर लिया है, आपने उसमें पानी फिल कर दिया, आपने उसमें सॉल्ट डाल दिया, आपने एक सोल्यूशन बना दिया, सॉल्ट सोल्यूशन, अब आप उसको बॉईल करने लग जाएंगे तो टाइम के साथ साथ क्या होगा, वाटर जो है वो आपका इवेपोरेट हो जाएगा, यानी वॉल्यूम चेंज हो गई। वॉल्यूम चेंज हो जाएगी तो मोलैरिटी चेंज हो जाएगी, यानी क्या हो गई, ये हो गई जी हमारे पास टेम्परेचर पर डिपेंडेंट, टेम्परेचर के साथ साथ बदलती जाएगी। बट क्या हमारे पास कोई ऐसी कॉन्सेंट्रेशन टर्म है जो टेम्परेचर के साथ सेम रहे, बिल्कुल। अब उसी पर चलते हैं, वो टर्म है हमारे पास एग्जैक्टली ऑपोजिट ऑफ मोलैरिटी, दैट इज मोलैलिटी। नाउ इट इज रिटन और इट इज इंडिकेटेड बाय अ स्मॉल m. नाउ दिस स्मॉल m इज represented as the number of moles of solute like it was in the molarity, but it will have the mass of solvent, यानी इसका मास आप किस में एक्सप्रेस कर रहे हैं, आप सॉल्वेंट के टर्म्स में इसको लिख रहे हैं, यानी दोनों ही, आपका न्यूमरेटर भी मास पे ही डिपेंडेंट है और आपका डिनोमिनेटर भी मास पे ही डिपेंडेंट है। सो द यूनिट कम्स आउट टू बी मोल पर kg, also written as small m, also called as molal, and it does not changes with temperature as it is mass to mass ratio, ठीक है। डिनोमिनेटर भी मास को ही डिपेंड कराता है, न्यूमरेटर भी मास को डिपेंड कराता है, और इसी रीजन की वजह से इट बिकम्स एज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, टेम्परेचर के साथ जो है वो मास चेंज
नहीं होगा, इट विल रिमेन कांस्टेंट। सो ये है हमारी कुछ कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स जो कि यहाँ पर एंड होती हैं। जितनी हमने स्टार्टिंग में 5 डिस्कस करी थी वही इंपॉर्टेंट है, वही आपके CBSE सिलेबस में आपको फॉलो करनी है। सो वी हैव molarity, we have molality, we have mole fraction, we have parts per million, and we have all these which you have to cover, and you have to also discuss about the numericals. Okay students, कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन ज़रूर कीजिएगा रिलेटेड टू द टॉपिक। अब आते हैं हम एक इम्पॉर्टेंट साइंटिफिक फैक्ट के ऊपर आज की वीडियो के साथ, और आज की वीडियो में जो कि आपको बहुत क्लियरली दिखाई दे रहा होगा। और साइंस फैक्ट में आज आपको ये दिख रहा होगा कि हेडफोन्स का इस्तेमाल करने में हमारे पास क्या होते हैं, बैक्टीरियाज जो हैं वो मल्टीप्लाई होते हैं। ये याद करने की चीज़ नहीं है, बेसिक साइंस है, बेसिक इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो हमें बहुत आदत है, बिकॉज हम टीनेज लाइफ में हैं, तो हम बहुत सारे हेडफोन्स लगा के, यानी बहुत टाइम तक हेडफोन्स लगा कर बैठे रहते हैं। अगर हमें लेक्चर सुनने हैं तो भी हम हेडफोन्स लगाए हुए हैं, हमें अगर अपना माइंड फ्रेश करना है तो भी ईयरफोन्स लगाए हुए हैं, और अगर हमें इधर से उधर यानी एक जगह से दूसरी जगह, ट्यूशन से घर जाना है, घर से ट्यूशन जाना है, तो भी हम इन हेडफोन्स को अपने कान में ज़रूर लगाते हैं। इससे हो क्या रहा है, इससे हो ये रहा है कि आपके कानों को, आपके ईयर्स तक ऑक्सीजन की सप्लाई जो है वो नहीं जा रही है, और जब ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं जाएगी तो आपको बैक्टीरियाज, यानी आप बैक्टीरियाज को मल्टीप्लाई करेंगे। एंड दैट इज़ द रीज़न वाई हेडफोन्स शुड बी अवॉइडेड। If they are consumed or if they are put on for a larger amount of time, definitely it will affect the ear. So I hope आप सभी को आज की वीडियो, आज का साइंस फैक्ट पसंद आया हो। अगर पसंद आया है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा स्टूडेंट्स, एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर कॉन्टेंट रिलेटेड टू केमिस्ट्री। और जो भी आप अगला टॉपिक पढ़ना चाहते हैं वीडियो में, वो प्लीज़ कॉमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा, सो दैट यू गेट अ हुक टूवर्ड्स द टॉपिक्स।